नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितने भी म्यूज़िक एग्ज़ाम्स होती हैं, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, DSSB, NVS, KVS, EMRS, RPSC और MPPSC और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है, सभी की तैयारी स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे इस चैनल पे आपको सभी प्रकार की थ्योरी क्लासेस मिल जाएंगी, जिसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। इनकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हो। तो सभी मटेरियल आपको एक ही जगह मिल जाएगा, इसीलिए वो प्लेलिस्ट बनाई गई है। इसके अलावा जितने भी पेपर सॉल्यूशन हैं, चाहे वो MPPSC का हो, MP सेट का हो, और ख़ास करके अभी ये जैसा बैनर में लिखा है यूजीसी नेट का, तो यूजीसी नेट का जो अभी जून सेशन का जो पेपर हुआ है उसका भी पूरा सॉल्यूशन है। उस पर तकरीबन 1,500 लोगों ने, यानी 1000+ लोगों ने उसको देखा है। तो उसको भी जाके आप देखिए, उसमें आंसर की पूरी मैंने डिस्कस करी है। यानी जब पेपर हुआ था उसके अगले दिन ही उसको वीडियो बना दिया गया था उस पर, तो उस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, तो उसको भी आप जाके देखिए। तो ऐसे सारे पेपर सॉल्यूशन अभी DSSB के भी मैंने सारे पेपर सॉल्यूशन करवाए हैं, तो उन सभी को जाके आप देखिए। उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें सारे पेपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अब आज जो हमारा वीडियो है, जो मोटिव है आज हमारी क्लास का, वो ये है कि जो यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम की जो नई अपडेट आई है दिसंबर सेशन की, और इसका सिलेबस हिंदी में क्या होगा वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपके संग। होता क्या है कि सिलेबस आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में हमको सिलेबस देखने को मिलता है, हिंदी में बड़ा ढूंढना पड़ता है, मिलता नहीं है। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होगा सिलेबस, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स से तैयारी कर रहे हैं तो उनको एट दैट टाइम मिल जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे, और कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन और आ सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और सिलेबस जो है उसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। पहले भी करी थी मैंने एक बार, और मैं सेंड करने वाला हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ गई है तो सब न्यू कैंडिडेट भी हमारे इस ग्रुप से जुड़ेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जुड़ जाइए। 400+ स्टूडेंट टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं। वहाँ डेली मैं 5 MCQ आपके कराता हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस और आपका किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सके। अब हम हमारे वीडियो की ओर चलते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा जो न्यू बैच है स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल की ओर से लॉन्च किया गया है। इस बैच में सभी जितनी भी एग्ज़ामें हैं, खासकर यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम और DSSB, ये 2 एग्ज़ाम जो हाल ही में होने वाली है, इनकी तैयारी खासकर करवाई जा रही है। और अदर एग्ज़ाम भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो अगर उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। 10 तारीख से रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए थे। हर वीक आपकी 3 लाइव क्लासेस होंगी। इसके अलावा एक वीकली आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। तकरीबन 75 क्वेश्चंस उस टेस्ट में रहने वाले हैं, और सभी प्रकार की रिकॉर्डिंग्स PDF सब आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो ये सब आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। और इस कोर्स की बहुत ही मिनिमम प्राइस मैंने रखी है, यानी 600 रुपीज़ पर मंथ इसकी प्राइस है, जो कि यूजीसी नेट लेवल की एग्ज़ाम को क्रैक करने की सबसे मिनिमम प्राइस है। आप चाहे जितने भी आप क्रिएटर या जो भी वीडियो बनाते हैं, जो भी इस पर काम कर रहे हैं, म्यूज़िक क्लास पढ़ा रहे हैं या म्यूज़िक थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो उनका जाके आप देख सकते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी है और स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल ने क्या फ़ीस रखी है। और आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो MP टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बड़े फ़ायदे की चीज़ ये है कि ये जो मैंने क्रैश कोर्स आपका लॉन्च किया था 1250 रुपीज़ में, इसको एक्सटेंड करके 3 मंथ का ये पूरा कोर्स हो गया है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम का कुछ अता पता नहीं है, तो उस हिसाब से आपकी ये, तो इसमें पूरी थ्योरी क्लासेस आपकी 12 आ गई थी, उसमें रिकॉर्डिंग और PDF सब आपको मिली है। और इसके अलावा आपको 1.5 मंथ की क्लासेस और इसमें मिल जाएंगी। अगर आप तुरंत रजिस्टर करते हैं तो आपको ये 12 क्लासेस पूरी टोटल टॉप 150 क्वेश्चंस के सेट और ये टेस्ट, ये पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जैसे जैसे यथावत आपकी क्लासेस लगेगी तो 3 मंथ की पूरी आपको क्लासेस इसमें मिलने वाली है। तो ये सब आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1250 रुपीज़ में
पड़ जाएगा। वो जो कोर्स एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया गया है उसकी कोई फ़ीस नहीं है, वो एब्सोल्युटली फ्री है। हाँ, आपकी मर्ज़ी से अगर आप जब एग्ज़ाम क्रैक हो जाए और आप गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब हम सबसे पहले यूजीसी नेट की अपडेट देख लेते हैं कि अपडेट क्या है। तो ये आपका दिसंबर सेशन का ये पूरा आ गया है नोटिस 30 सितंबर को, यानी कल के दिन ही ये नोटिस आया है आपका। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो इसी में कवर कर दिया जाए और सिलेबस के बारे में भी आपका बताया जाए। अभी थोड़ा एक वीक से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया। तो DSSB के स्टूडेंट्स भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे होंगे कि अब टायर 2 का सॉल्व करवाएं सर पेपर, तो वो भी बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगा। अभी यूजीसी नेट की हम बात कर लेते हैं। तो इसकी जो एग्ज़ाम होगी आपकी वो होने वाली है, आपकी एग्ज़ाम होगी, देखिए क्या लिखा, 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आपकी एग्ज़ाम चलेगी, एग्ज़ामिनेशन की डेट है। और आपके फॉर्म कल से ही शुरू हो गए हैं और ये 28 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म की। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा सेशन आप देख लीजिए। तो ये इसमें अप टू 5 PM तक ये भरे जाएंगे, यानी 28 अक्टूबर के 5 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म की फ़ीस जो है वो जनरल और अनरिजर्व की 1150 है। EWS और OBC में जो आते हैं, OBC NCL, उनकी 600 रुपये है। SC ST और PWD की 325 रुपये है, और थर्ड जेंडर की। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। फॉर्म भरने के लिए जो वेबसाइट दे रखी है इस पर आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आप गूगल पे UGC नेट डालते हैं तो उस पर तुरंत आपकी वेबसाइट आ जाएगी, तो उसको खोल के आप फॉर्म भर सकते हैं। और डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपको मैंने बता ही दिया है। अब इसमें जो एडमिट कार्ड का आपका है, इस बार मुझे NTA का ये सबसे अच्छा बढ़िया काम लगा कि उन्होंने हर एक चीज़ यहाँ पे अपडेट करी है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हमको एग्ज़ाम का भी कुछ पता नहीं रहता था, एडमिट कार्ड का भी कुछ पता नहीं रहता था, लेकिन अब NTA बहुत अच्छा काम कर रहा है, पहले से सब कुछ बता देता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो 29 तारीख जो है आपकी ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है आप सबमिट कर सकते हैं। वो 30 और 31 अक्टूबर को जो है आपका करेक्शन हो जाएगा फॉर्म में, और लास्ट वीक ऑफ द नवंबर में सिटी अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगा। यानी आपके पास अब 2 मंथ और बचे हैं, पूरा अक्टूबर और पूरा नवंबर, और उसके बाद आपकी फर्स्ट वीक आप मान लें, यानी यूँ समझ लीजिए कि आपके पास 2 मंथ ही हैं, क्योंकि फिर उधर इतना समय मिलता नहीं हमको। एक हफ्ते के बाद फिर कभी भी आपकी ये सोच के मत रहिएगा कि आखिरी में ही एग्ज़ाम होगी। हो सकता है कि 6 दिसंबर को ही पेपर हो जाए आपका, इसलिए 2 मंथ का ही मान के चलिए कि 2 मंथ है हमारे पास, और हमको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है आपकी, जो नए कैंडिडेट हैं उनको मैं बता दूं। अब हम सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये हिंदी में सिलेबस कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होता, इसलिए मैंने यही सोचा है कि आपको हिंदी में सिलेबस में यहाँ पे बता दूँ। तो आपका इसमें हिंदुस्तानी का भी सिलेबस है और कर्नाटक का भी, लेकिन हम हिंदुस्तानी सिलेबस की बात करेंगे क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट हिंदुस्तानी संगीत से ही एग्ज़ाम देते हैं। चलिए, तो क्या क्या है इसमें। सबसे पहले इकाई 1, 2, 3, 4 संगीत की सभी विधाओं के लिए है, और 5 से 10 आपकी संगीत की विशिष्ट विधाओं के लिए है। तो सबसे पहले हम इकाई 1 की बात कर लेते हैं। तो इकाई 1 में पारिभाषिक शब्दावली की बात करेंगे। इसमें संगीत, नाद, आहत एवं अनाहत नाद, श्रुति एवं इसकी 5 जातियाँ, सप्त वैदिक स्वर, गांधर्व में प्रयुक्त सप्त स्वर, शुद्ध एवं विकृत स्वर, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, सप्तक, आरोह, अवरोह, पकड़, विशेष संचार, यानी कुल मिला के इसमें जितने भी पारिभाषिक शब्द हैं वो सारे आपके आ जाएंगे। आविर्भाव, तिरोभाव, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें नई होती है जो उन्होंने शायद ध्यान नहीं दी हो। प्रैक्टिकल में हमारे अलंकार ये वो हमको देखने को मिलता है, लेकिन जो कुछ नई चीज़ें हैं वो हमको नए सिरे से ही पढ़नी पड़ती है, खासकर जो नए स्टूडेंट है। अब इसमें सितार की परिभाषाएं भी आ जाती है, जैसे मीन, खटका, मुर्की, सूद, गज, जोड़, झाला, ये सब इसमें आ जाता है। सप्त सुलादी ताल, 35 ताल हिंदुस्तानी संगीत में प्रचलित तालें, यहाँ तक कि आपके जो मतलब अप्रचलित तालें हैं उनकी भी मात्रा पूछ ली जाती है कई बार, और जो पुराने ताल हैं उनकी भी मात्राएं पूछ ली जाती है। तो ताल के 10 प्राण। अब ये यूनिट से मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा कि ये यूनिट में क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसकी अगर हम बात करें तो आपको
पारिभाषिक शब्द में कुछ भी नहीं छोड़ना है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, 1-2 मिनट रुकिए। तो ये जो आपका है इसमें पारिभाषिक शब्द जितने भी हैं, क्योंकि छोटी छोटी डेफिनेशन है, कोई बड़ी बात नहीं। वादी संवादी सभी को पता है, अनुवादी विवादी सभी को पता है, ये बेसिक चीज़ें सभी को पता होती है। थोड़ा सा आप सितार के बारे में पढ़िए, हारमोनी मेलोडी इनके बारे में पढ़िए, इनसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। खासकर जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सप्तसुलादी ताल। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला सप्तसुलादी ताल और 35 ताल, इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। यानी 2 क्वेश्चन तो आप मिनिमम मान के चलिए कि इसमें से बैठते ही बैठते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत में प्रचलित तालें, तो इनसे ही अब जैसे अभी मैं अगर फरवरी के पेपर की बात करूं यूजीसी नेट के, तो उसमें कायदा, पेशकार, उठान, गत, ये सब हमको ज़्यादा देखने को मिला है। अभी जो अगर जून की बात करूं मैं पेपर की, जो अभी रिसेंटली 2023 में हुआ है, और 2023 के फरवरी में जो हुआ था उसकी मैंने बात कर ली। अब अगर मैं जून की बात करूं तो जून में आपने देखा होगा कि जून में हमको क्या देखने को मिला है, सारी परिभाषाएं जैसे तिरोभाव, अविर्भाव, आपका अल्पत्व, बहुत्व, ये हमको ज़्यादा उसमें देखने को मिलता है। तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अगर परिभाषा में बात करें तो परिभाषा में नाद, ये आपको पता होना चाहिए, श्रुति के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद हम अगर आगे चलें तो सप्त वेदिक स्वर के बारे में आपको पता होना चाहिए, और जो बेसिक है वो तो आपको सारी पता ही है, लेकिन मेन सबसे इम्पॉर्टेंट अविर्भाव, तिरोभाव है। इससे एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है हर बार, यही देखने को मिला है। या तो फिर न्यास अपन्यास से आएगा या अविर्भाव तिरोभाव से आएगा। यानी ये यूनिट में आप मान सकते हैं कि 10 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इस यूनिट से मैक्सिमम, और मिनिमम आपके 8 क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। ये इसका क्राइटेरिया है इस यूनिट का। चलिए नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट है हमारी लोक संगीत। भारतीय लोकगीतों की उत्पत्ति, विकास एवं वर्गीकरण, लोक संगीत की विशेषताएं, लोक संगीत एवं लोक वाद्य का विस्तृत अध्ययन तथा विभिन्न प्रांतों के लोक कलाकार, लोक संगीत में प्रयुक्त राग और ताल, और भारत में लोक मेला एवं लोक उत्सव। अब देखिए इसमें जो चौथे नंबर का पॉइंट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसमें 3rd नंबर का सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। और फर्स्ट भी आप एक मोटा मोटा मान सकते हैं कि आप छोटा छोटा इसमें जैसे लोकगीत कौन सा कहाँ का है ये आपको पता होना चाहिए। भले ही आप विकास, वर्गीकरण इतना नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। सपोज जैसे बिहू डांस है, तो बिहू डांस आसाम का फेमस डांस है। तो इस प्रकार से जैसे आपको जो गीतों के नाम है लोकगीतों के, वो कहाँ के हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट यही मायने रखता है। और लोक संगीत एवं लोक वाद्य का विस्तृत अध्ययन एवं विभिन्न प्रांतों के लोक कलाकार, तो इनसे भी प्रश्न आपके लोक वाद्यों से भी, अभी जैसे एमपी टेट का पेपर बना था तो उसमें लोक वाद्यों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। खासकर मेन इंपॉर्टेंट बनता है कि लोक संगीत में प्रयुक्त राग एवं ताल, तो सीधे आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ठुमरी में कौन सा ताल का प्रयोग होता है, दादरा में कौन से होता है, या धमार जो है धमार में किस ताल का प्रयोग होता है, या ध्रुपद जो है। इस प्रकार के ना लोक संगीत में जो जो आते हैं, हालांकि ध्रुपद धमार आपके लोक संगीत में नहीं आते, लेकिन एक मैं आपको उदाहरण देकर बता रहा हूँ। चेती हो गई, आपकी कजरी हो गई, तो इस प्रकार से आपको सारी विधाओं के बारे में पढ़ना है इसमें। तो ये जो आपकी यूनिट है यह आपके 4 से 5 मार्क्स कवर करेगी। ज़्यादा मार्क्स का इसमें से नहीं पूछा जाता है, 4 से 5 मार्क्स आप मान सकते हैं। रस और सौंदर्य की बात करें तो इससे एक प्रश्न आपका हर बार पूछा जा रहा है, मैं नोटिस कर रहा हूँ। 3 बार पेपर जो आपके हुए हैं अभी तक, उसमें सभी में ये प्रश्न पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र में कौन से रस का वर्णन नहीं मिलता है। तो ये तो मैं आपको अभी यहीं क्लियर कर दूं कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन बताया है, और शांत रस का वर्णन जो कि 9th यानी 9वां रस है, उसका वर्णन भरत मुनि ने नहीं किया है। तो वो किसने करा है, तो वो करा है अभिनव गुप्त जी ने। अभिनव गुप्त जी ने, जो कि किसकी इन्होंने किसकी टीका लिखी है, अभिनव गुप्त। इसको थोड़ा सा वापस से लिख लेते हैं, अभिनव गुप्त। तो ये इन्होंने किसकी टीका लिखी है, तो इन्होंने लिखी है अभिनव भारती की टीका लिखी है, सॉरी नाट्य शास्त्र की टीका अभिनव भारती लिखी है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हर बार आपके यहाँ से मतलब आपके इस यूनिट से पूछा जा रहा है।
अब इसमें जो है भारतीय एवं पाश्चात्य दार्शनिक के अनुसार सौंदर्य, तो ये सब चीज़ें थोड़ी कम आ रही है। हाँ, राग रागिनी चित्रण और राग ध्यान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे राग रागिनी की वर्गीकरण किसने बताया है और कितने मत इसमें प्रचलन में है, ये सब इसमें ज़्यादा पूछा जाता है। अभी जैसे फरवरी के पेपर में ही एक क्वेश्चन आया था कि राग ध्यान की चर्चा कौन से ग्रंथ में हमको मिलती है, तो संगीत चूड़ामणि उसका आंसर था। फरवरी के पेपर का मैं बता रहा हूँ आपको, चूड़ामणि। तो ये सब इसमें देखने को मिलता है। स्वर, लय, ताल, छंद और शब्द रचना। अब स्वरों का रस से क्या संबंध है और बाकी चीज़ों का, यानी स्वरों का जानवरों से क्या संबंध है, ये सब चीज़ें इसमें। छंदों के बारे में कि छंद मुख्य कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य 3 प्रकार के छंद होते हैं। तो इस प्रकार से छंद डिटेल में भी पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है। वात्स्यायन ने सीधा क्वेश्चन पूछ लेते कि कितनी कलाएँ बताई, तो 64 उन्होंने कलाएँ बताई है। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये यूनिट भी आपकी 5 से 6 नंबर, आपके 5 से 6 क्वेश्चन इसमें कवर होते हैं ये यूनिट में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर रस से रिलेटेड एक मेरा वीडियो है, आपने नहीं देखा हो, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि थ्योरी क्लासेस जितनी भी हैं वो मैंने कवर करी है। यूजीसी नेट से रिलेटेड ही सारी थ्योरी क्लासेस बनाई गई है, तो उनको जाके देखिए आप। उसमें रस का भी एक मैंने बनाया है, एक पूरा आपका वीडियो बना हुआ है, जिसमें स्वरों का रस से संबंध, जानवरों से संबंध, ऋषियों से संबंध, ये सब आपको उसमें, द्वीप से संबंध, ये सब मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो शोध की जो यूनिट है ये 4th नंबर की, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें से, और ये आपका इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं बनता है क्वेश्चन, तो इसमें से भी आपके 5 क्वेश्चन फिक्स है कि 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये इसमें फिक्स है, ये आप मान के चलिए। तो इसमें जो 4 से 5 प्रश्न आते हैं वो आपके ऐसे कवर हो जाते हैं कि पेपर 1 जो आपका होता है, पेपर 1 में आप रिसर्च पढ़ते ही हैं, तो रिसर्च अगर आपने वहाँ कंप्लीट कर लिया है तो इसमें आपको इतना देखने को नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको ये पढ़ना है कि रिसर्च में संगीत का क्या महत्व है और इन सब चीज़ों का, जैसे इसमें सेकंड में दे रखा है संगीत और साहित्य, संगीत चिकित्सा, तो ये आपको पढ़ना रहता है कि कौन से रागों का क्या प्रभाव होता है और किन से हम रोगों को ठीक कर सकते हैं, कौन से रागों से क्या रोगों को ठीक किया जा सकता है, ये इसमें पूछा जाता है ज़्यादातर। तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब यहाँ से आपका प्रयोगात्मक शास्त्र शुरू हो जाता है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट, यहीं से आपका मेन बनेंगे क्वेश्चंस। ज़्यादातर आपके 4 यूनिट तक शुरू के जो है उसमें फर्स्ट यूनिट आपकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद हम 5वीं यूनिट से ही ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तैयारी शुरू करी है तो आप सबसे पहले फर्स्ट यूनिट अच्छे से करें, उसमें से क्वेश्चन आपके ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस है शुरू की 4 यूनिट में से। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। इसमें दे रखा है आपके संगीत की उत्पत्ति का विस्तृत अध्ययन, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत सप्तक। तो आपका पाश्चात्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके 1 से 2 आते ही आते हैं। अभी हालांकि 1-2 बार से देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं डैम श्योर हूँ कि आपका जो अब नेक्स्ट दिसंबर वाला जो साइकिल होने वाला है उसमें पाश्चात्य संगीत से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप बिल्कुल मत छोड़ें इसको, 100% आपके प्रश्न आने वाले हैं। मैं इतनी श्योरिटी से ऐसे कह रहा हूँ कि मेरा आप अभी तक का मेरा जो 2 साल का अनुभव है वो ये कहता है, मैंने खुद ने यूजीसी नेट क्लियर कर रखी है। चाहे तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके जो उसकी फाइल्स होती है उसमें जाके आप नीचे देख सकते हैं, मैंने रिज़ल्ट भी मेरा शो करा था, और आप कहेंगे तो मैं किसी दिन वीडियो में भी शो कर दूंगा। तो यूजीसी नेट मैंने क्लियर कर रखी है, इसका प्रमाण आपको वहाँ मिल जाएगा। तो अगर मैंने क्लियर करी है तो मैं इतना दम रखता हूँ कि आप लोगों की भी क्लियर करवा सकता हूँ। बस आपको मेरे अनुसार तैयारी करनी होगी, बिल्कुल आपकी क्लियर मैं करवाऊँगा यूजीसी नेट। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मूछना जो है ये इम्पॉर्टेंट है आपके, जाति भेद, जाति लक्षण, ये सब इम्पॉर्टेंट है आपके। राग लक्षण तो आपके जाति लक्षण में ही आ जाएगा, और बाकी जितने भी वर्गीकरण हैं उनका मुख्य ये पता होना चाहिए आपको कि किसने कौन से वर्गीकरण दिया है। जैसे मेल राग वर्गीकरण के बारे में वेंकट मक्खी जी ने बताया, थाट राग वर्गीकरण के बारे में भातखंडे जी ने बताया, रागांग वर्गीकरण के बारे में नारायण मोरेश्वर खरे जी ने बताया, नारायण मोरेश्वर खरे। तो ऐसे सब आपको पता होना चाहिए, ये सब इम्पोर्टेंट आपका बनता है मेन। फिर अगर बात करें आगे की,
तो इसमें जो जितने भी वर्गीकरण है ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। और मेन इनकी स्वर लिपियाँ, कर्नाटक स्वर लिपि, हिंदुस्तानी स्वर लिपियाँ, ताल लिपि और स्वर लिपि दोनों ही आपको अच्छे से आनी चाहिए कि हिंदुस्तानी संगीत की स्वर लिपियाँ क्या है और कर्नाटक संगीत की स्वर लिपियाँ क्या है, ठीक है, और पाश्चात्य संगीत की स्वर लिपियाँ क्या है। ये स्वर लिपियों में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो ये यूनिट भी आपका तकरीबन 10 नंबर कवर करता है। 10 क्वेश्चन इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। 100% मैं श्योर हूँ कि 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसमें दुगुन, तिगुन, चौगुन, आड़, कुआड़, बियाड़ ये सारी लयकारियाँ भी आ रही है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है यूनिट, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ मटेरियल आपका कवर हो रहा है और सब इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और एक चीज़ मैं और क्लियर करूं कि कोई अगर अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप और अगर आपको सिलेबस नहीं मिलता है तो आप बिल्कुल यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए, क्योंकि इससे बड़ा सिलेबस और विस्तृत सिलेबस शायद ही किसी एग्ज़ाम में होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें भी लगभग सेम ही सिलेबस होता है, कुछ 19-20 आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 6th वाली जो हमारी यूनिट है, भारतीय संगीत का इतिहास, भारतीय संगीत के शास्त्रज्ञों का योगदान और उनकी शास्त्र परंपरा। अब देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका बनता है। इसमें सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी ये है, थोड़ा सा ब्राइटनेस हम बढ़ा लेते हैं इसकी। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी इसमें यह है कि जितने भी शास्त्रकार हुए हैं या ग्रंथकार हुए हैं उनके ग्रंथों के नाम और किस ग्रंथकार ने उस ग्रंथ को लिखा है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि ये है सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको कौन सा ग्रंथकार ने कौन सा ग्रंथ लिखा है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे भरत मुनि की बात करें, इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। नारद ने आपके नारदी शिक्षा और आपके संगीत मकरंद लिखा है। मतंग मुनि ने बृहदेसी लिखा है। सोमेश्वर देव ने आपके संगीत रत्नाकर नहीं, सोमेश्वर देव ने आपके मानस उल्लास लिखा है। जगदे कमल ने आपके संगीत चोड़ामणि, शायद अभी रिमेंबर याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन जगदे कमल ने भी कुछ ऐसा ही कुछ लिखा है। और नान्य देव ने भरत भाष्यम, सारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर, पार्श्वदेव ने संगीत समय सार। तो इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए कि किसने क्या क्या आपके लिखे हैं ग्रंथों। तो ये सब इम्पॉर्टेंट आपके बनते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यही आपका आता है कि किसने, हाँ, जगदे कमल ने गीत गोविंद लिखा है आपका, मेरे को अभी तुरंत याद आया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। उसके बाद अगर डीप स्टडी आप करते हैं तो इनके ग्रंथों में क्या क्या है, किस किस ग्रंथकार ने क्या क्या बताया है, अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स से जुड़ सकते हैं, बैच से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा ताकि आपका एक भी आंसर इस यूनिट से गलत ना जाए। तो इस यूनिट से भी आप 8 से 10 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। तो ये आपका जानने वाली चीज़ है। और बाकी आपका ये आखिरी में जो दे रखा है कि जितने पहले शुरू में आपके ग्रंथकारों के नाम दे दिए, फिर ग्रंथों के नाम दे दिए, और उसके बाद ये जो है कैप्टन एन विलियर्ड, विलियम जॉन्स, कैप्टन सी आर्डे, तो इनकी मेन आपको रचनाएं याद करनी है। मैं फिर से आपको मेंशन कर रहा हूँ कि आपको इनकी रचनाएं याद करनी है। अगर आपको इनकी रचनाएं कहीं नहीं मिलती है तो उसको भी मैं कवर करवाऊंगा कि किसने क्या रचना लिखी है। क्योंकि अभी जैसे जून का जो आपका सेशन हुआ था उसमें से भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे कि हिंदुस्तान म्यूज़िक या म्यूज़िक ऑफ इंडिया ये किसकी रचना है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। द ट्रेटिसाइज ऑफ इंडियन म्यूज़िक, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप तैयारी करिए कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे रचना है। तो इस प्रकार से आप मान सकते हैं कि इसमें 8 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। 8 से 10 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे इस यूनिट में से। नेक्स्ट चलते हैं, गेय विधाएं एवं उनका क्रमिक विकास। ये जो यूनिट है आपकी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आता है आपके शुरू के 2 प्रबंध और ध्रुपद। ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि प्रबंध या ध्रुपद में से एक में से भी किसी में से क्वेश्चन नहीं आया हो। ज़्यादातर यही होता है कि प्रबंध से क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि प्रबंध आपका प्राचीन गायन है और सबसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक जो है वो प्रबंध ही है। तो प्रबंध अगर आप कवर कर लेते हैं, प्रबंध पे भी मैंने एक वीडियो पूरा बना रखा है जिसमें पूरा प्रबंध मैंने कवर कर रखा है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। फिर ध्रुपद, फिर धमार, जितनी भी शैलियाँ हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए कि किस में क्या होता है।
उसके बाद सुगम संगीत की बात करें तो गीत, गज़ल, भजन ये सब इसमें, फिरोज खानी गत, मसीद खानी गत, गत भी सारी इम्पोर्टेंट है, गत भी सारी इम्पोर्टेंट है, यानी बेसिक आपको ज़रूर इनके बारे में पता होना चाहिए। कर्नाटक शैलियाँ जितनी भी होती हैं, जावली, कृति, तिल्लाना, रागम, तानम, पल्लवी, ये सब आपके थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट है। गायन एवं वादन की उपयुक्त विधाओं की उत्पत्ति, विकास एवं प्रस्तुति का अध्ययन, उपयुक्त गायन वादन विधाओं के प्रमुख कलाकार। अब इन जो गायन वादन विधाओं के प्रमुख कलाकार हैं, इनके बारे में भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ध्रुपद के कौन कौन से कलाकार हैं, धमार के कौन कौन से कलाकार हैं, क्योंकि सीधे आपसे क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि ये कलाकार कौन सी विधा से रिलेटेड है या इनका किससे संबंध है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आपका यूनिट है ये भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके कवर करती है, ज़्यादा प्रश्न इसमें से नहीं आते, 5 से 6 क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं तो भारतीय संगीत वाद्य एवं इसका वर्गीकरण, इससे भी आप मान सकते हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। इसमें आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो है अभी तक मैंने जो देखा है तत्वाद्यों से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तत्वाद्यों से सीधे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से आपके सारिका विहीन वाद्य हैं और कौन से सारिका युक्त वाद्य हैं, ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से ही आपके अधिकतर क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे वायलिन हो गया आपका, तो ये सारिका विहीन वाद्य है, सरोद आपका सारिका विहीन वाद्य है। सारिका यानी कि जैसे अगर मैं इसको आसान भाषा में समझाऊँ तो फ्रेट्स आप अगर गिटार बजाते हैं या कुछ भी बजाते हैं तो आपने उसमें देखी होगी कि फ्रेट्स होती हैं अलग अलग। तो ऐसा अगर आपका ये सितार है, ये आपका सितार है, अगर मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं, तो ये जो आपकी होती है ये आपकी फ्रेट्स हो जाती है, नहीं इसी को हम क्या कहते हैं, सारिकाएँ कहते हैं। तो ये आपके देखने को मिलते हैं। तो इसराज में भी सारिकाएँ होती है, संतूर तो आपका अलग ही वाद्य हो गया, तो इसमें तो नहीं होती, तानपुरे में भी नहीं होती। तो इस प्रकार का आपको सब याद करना है कि कौन से सारिका युक्त वाद्य है और कौन से सारिका विहीन वाद्य है, ये आपको पता होना चाहिए मेनली। फिर बीच बीच में जैसे कुछ अलग क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे जल तरंग के बारे में पूछ लिया था एक बार कि जल तरंग में कितने प्याले होते हैं। ये सब मेरा अनुभव मैं आपको परोस रहा हूँ ताकि आप ऐसी तैयारी करें कि आपका कहीं से भी कुछ भी छूटे नहीं। ये मेरा उद्देश्य है कि आपका 100% जैसे मैंने यूजीसी नेट म्यूज़िक निकाला है आप भी निकालें और आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ें, यही मेरा उद्देश्य है मेन। अब घटम के कौन कौन से कलाकार होते हैं, ये सब भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बनने लग जाते हैं। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है। तो इससे भी आप मान सकते हैं 5 से 6 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन इससे भी नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन। जो 10 मैंने क्वेश्चन वाली यूनिट बताई है उनको ज़रूर कवर करिएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब ये जो आपका है ये है सबसे बड़ी यूनिट। देखा जाए तो इसमें पढ़ने के लिए इतना है कि आपकी किसी भी यूनिट में इतना नहीं होगा जितना आपको इस यूनिट में पढ़ना है, क्योंकि इसमें बायोग्राफीज़ होती है और बायोग्राफीज़ काफ़ी बड़ी बड़ी होती है और फिर उसमें से क्या वो ढूंढ ढांड के क्वेश्चन कहीं से भी ले आते हैं तो उसको काफ़ी मुश्किल होता है करना। अब इसमें मेन आपको मैं बायोग्राफीज़ में बताता हूँ कि अगर आप मोटा मोटा करें तो क्या करना चाहिए आपको। तो कोई भी कलाकार है तो सबसे पहले उसकी विधा का आप ध्यान रखिए। जैसे तानसेन जी की बात करें तो ये ध्रुपद गायक हैं, तो सबसे पहले उसकी विधा वो कौन से घराने से है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए। उनकी विधा, घराना मेन चीज़ जो उनकी है, विधा, घराना, पिता का नाम, खासकर पिता का नाम ज़्यादा पूछा जाता है, माता का नाम काफ़ी, लेकिन आप पकड़ के चलिए कि पिता का नाम, माता का नाम, उनका जन्म कहाँ हुआ है, जन्म स्थान। और आजकल तो पहले जन्म स्थान और यही पूछा जाता था, जन्म कब हुआ है ये पूछा जाता था, लेकिन आजकल जो मृत्यु हुई है उनकी वो भी पूछ लेते हैं कि मृत्यु कब हुई थी और मृत्यु का स्थान क्या था। तो मेन जन्म स्थान, जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुई थी और मृत्यु का स्थान क्या है, ये पूछा जाता है। पिता का नाम, माता का नाम, आपके गुरु का नाम ये सबसे इम्पोर्टेंट है। गुरु का नाम, कौन सा घराना लगता है उनका, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और कौन कौन से अवार्ड उनको मिले और कब मिले, कौन से अवार्ड और कब उनको मिले हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बनता है। देखिए ये मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, फिर आप जितना डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं पढ़िए,
ताकि आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सके। मेन तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि ये कौन से घराने से हैं, कौन सी विधा से। अब जैसे सिद्धेश्वरी देवी की बात करें तो ये ठुमरी विधा से हैं, शोभा गुरु ठुमरी विधा से हैं। तो ये सब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से एकदम पूछ लिए जाते हैं। सुहासिनी कोरेटकर जी हैं, वो भी आपके ठुमरी विधा से और भिंडी बाजार घराने से। सॉरी, ये ख्याल गायकी से, हाँ ये ख्याल गायकी से हैं, थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये ख्याल गायकी से आपके सुहासिनी कोरेटकर और ये भिंडी बाजार घराने से। तो ये सब चीज़ें हमारी इम्पॉर्टेंट बनती है। अब यहाँ पे एक लता मंगेशकर जी का भी आगे नाम है भारत रत्न कलाकारों में। तो लता मंगेशकर जी के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि ये कौन से घराने से, तो बिल्कुल एकदम हमारे लिए नया क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि हम तो उसमें इंदौर ही लगा के आएंगे, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि लता जी इंदौर के हैं तो उनका घराना भी इंदौर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उनका घराना है भिंडी बाजार। तो ऐसे प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। फिर आपके जो दक्षिण जो हैं, दक्षिण के जो कलाकार हुए हैं या ग्रंथकार हुए हैं, उनके बारे में भी ज़्यादातर पूछा जाता है। और इस बार मैं डैम श्योर हूँ कि दक्षिण के कलाकारों में से ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि अभी पिछले 1-1.5 साल से दक्षिण के कलाकारों के बारे में कम पूछा गया है। तो इस बार ज़्यादा चांसेस है कि आपके दक्षिण के कलाकारों के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा। तो इनको आप कवर करिए। तो ये यूनिट भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन कवर करती है। 10 से 12 क्वेश्चन इसमें से आने की आपकी संभावना है। अब मेन आती है सबसे लास्ट यूनिट, हिंदुस्तानी संगीत में घराने, संस्थागत शिक्षण एवं सम्मेलन। तो हिंदुस्तानी संगीत में जो जो घराने हुए हैं उनके बारे में पढ़ना कि कौन से घराने, मतलब पहले तो तबले के घराने, फिर आपके गाने के घराने, फिर नृत्य के घराने, पखावज के घराने, सितार के घराने, ये सब ध्रुपद के घराने। ये देखिए मैंने 6 विधाओं के घराने बता दिए, ठुमरी के घराने, ऐसे 7 विधाओं के घराने और भी अगर आप देखेंगे तो और भी आपको मिलेंगे। तो ऐसे घरानों के जो है, मतलब जो विधाओं के घराने और कितने घराने हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं, उनके प्रवर्तक कौन हैं, उन प्रवर्तकों के बाद कौन कौन उनमें कलाकार हुए हैं, ये सब आपको इसमें पता होना चाहिए। काफ़ी विस्तृत इसमें पढ़ना होता है। अगर आपको सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है तो आप मेरे बैच से जुड़िए, मैं सब आपको करवाऊँगा। इसमें हर एक चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। और वैसे तो संस्थाओं के क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन कई बार पूछ लिए जाते हैं। सीधा पूछ लेंगे कि अलाउद्दीन एकेडमी कहाँ पे, या प्रसार भारती कब स्थापित हुई। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये यूनिट भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन कवर करती है। 8 से 10 क्वेश्चन आपके इसमें भी आपके कवर होते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी 10 यूनिट हमारी कंप्लीट होती है। सारा मैंने बता दिया आपको। 100 क्वेश्चन टोटल आपके आएंगे इस पूरे पेपर में। और इसमें एक चीज़ मैं आपको इसमें जो यूनिटों में नहीं दे रखी वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए राग और ताल पे। देखिए क्या होता है, जब हम विस्तृत पढ़ने जाते हैं, जैसे बायोग्राफी या ऐसा कुछ पढ़ने जाते हैं, तो हम राग और ताल को छोड़ देते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अभी जून का जो पेपर हुआ था, इसमें राग ही राग आपके ज़्यादातर भरे हुए थे। पूरे पेपर में रागों से ही पूरा पेपर भरा हुआ था आपका। कौन से राग क्या है सिर्फ स्वरावली दे दी और पूछ लिया कि ये राग कौन सा है या ये राग कब गाया जाता है, क्या समय है इसका। ज़्यादातर समय काल को क्रम में जमाने के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो राग के हों या फिर आपके ग्रंथ के। सीधे आपसे पूछ लेते हैं कि इन रागों को समय अनुसार जमाइए, यानी सुबह से शाम तक कौन से राग चलन में आएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ग्रंथों के बारे में पूछ लेते हैं कि शुरू वाला ग्रंथ कौन सा है और आखिरी वाला कौन सा है। ऐसे समय उनके पूछ लेते हैं कि पहले नाट्य शास्त्र आया, फिर आगे का जिस हिसाब से भी वो ग्रंथ दे दें, बृहदेशी दे दे तो बृहदेशी, फिर संगीत रत्नाकर। ऐसे मतलब इस प्रकार से आपके समय सिद्धांत से 2 प्रश्न आपके हर बार पूछे जाते हैं। ये मैं डैम श्योर हूँ कि इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। जो पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि राग के समय सिद्धांत और आपके ग्रंथ के समय सिद्धांत, यह आपको सब पता होना चाहिए कि किस ग्रंथ को किस समय पर लिखा गया। तो ये सब हमारे इस बैच में हम कवर करने वाले हैं। तो ये था आपका यूजीसी नेट म्यूज़िक का आपका सिलेबस, हिंदुस्तानी म्यूज़िक का मैंने कवर करा है। तो अगर आप मेरी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको नंबर नीचे बता ही दिया है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। और बाकी हर एक चीज़ मैंने इसमें कवर कर दी है। अब मेरा यही मोटिव रहेगा कि मैं जितने भी वीडियोस लाऊंगा उसमें ज़्यादातर हम यूजीसी नेट म्यूज़िक और DSSB म्यूज़िक की बात करेंगे, यानी उनके पेपर्स को सॉल्व करेंगे।
एक चीज़ मैं ये भी क्लियर करूं कि अगर आप यूजीसी नेट म्यूज़िक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप दूसरे पेपर्स को भी सॉल्व करें, यानी कहने का मतलब ये है कि दूसरी म्यूज़िक एग्ज़ाम के पेपर्स को भी सॉल्व करें। ऐसा ना सोचें कि DSSB का क्वेश्चन यूजीसी नेट में नहीं आ सकता है या MPPSC या MP सेट का नहीं आ सकता है। आपको सारे पेपर्स में हर बार यही बोलता हूँ कि आप किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप हर एक म्यूज़िक एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि मैंने उन पर वीडियो बना रखे हैं तो इसलिए मैं ये प्रमोशन के लिए बोल रहा हूँ। आप चाहें तो आप दूसरे अदर चैनल्स के वीडियो भी देखें, मैं चाहता हूँ आपका भला हो, तो आप उनके भले पेपर सॉल्व करें, लेकिन आप पेपर्स ज़रूर सॉल्व करें जिससे आपका फ़ायदा हो सके। सारे पेपर्स की प्लेलिस्ट भी मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में सफलता दिला सकती हैं। अभी मैं यूजीसी नेट म्यूज़िक का जो है फरवरी का पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ, यानी जो आपका फैब 2023 में हुआ था वो पेपर मैं आपका सॉल्व करवाऊंगा। अभी जल्द ही मैं अब लेकर आऊँगा, यानी आप समझ के चलिए कि कल या परसों में या फिर इस वीक में मेरे को जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपका ये पेपर सॉल्व कराऊंगा यूजीसी नेट का फैब 2023 का। और इसके पहले मैंने DSSB का करवाया, तो DSSB का टायर 2 का पेपर मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। हालांकि अभी DSSB एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं हुई है, लेकिन हम जल्द ही उसको भी कवर करेंगे ताकि हमारा टायर 2 का पेपर्स भी हो सके। कुल मिला के आपकी यूट्यूब पे भी क्लासेस होंगी और बैचेस में भी चलेंगी, तो आप जिस प्रकार से लेना चाहें उस प्रकार से ले सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता तो उस हिसाब से मैं वीक में 1 या 2 वीडियोज़ ही ला पाता हूँ, लेकिन आपकी बैचेस जो जिस हिसाब से मैंने बताई आपको उस हिसाब से ही चलेगी। वीक में 3 डेज़ जो आपकी लाइव क्लासेस होंगी वो ज़रूर से होंगी। तो इस प्रकार से पूरा रहेगा। आप मेरे इस चैनल पे जितने भी मेरे वीडियोस डले हैं, थ्योरी के वीडियोस, पेपर सॉल्यूशन के वीडियोस और जितने भी वीडियोस हैं सभी को देखें। अगर आपको अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।